एक और 11 की शुरुआत करेंगे हत्या मामले में फंसे मशहूर पहलवान सुशील कुमार को लेकर नए खुलासे के साथ, क्योंकि पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि गैंगस्टर के कनेक्शन को लेकर पूछताछ की जा रही है। एक नई तस्वीर दरअसल अब सामने आई है जिसमें सुशील कुमार के साथ काला जठेड़ी का भाई बैठा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तस्वीर में दिख रहा सफेद शर्ट वाला शख्स काला जठेड़ी का भाई प्रदीप कुमार है, जिस पर 7 लाख का इनाम है। गैंगस्टर प्रदीप पहले ही विदेश फरार हो चुका है और अब सुशील कुमार गैंगस्टर से जान का खतरा जता रहा है। और जानकारी के साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, एक नई तस्वीर सामने आई है, पूछताछ में गैंगस्टर कनेक्शन को लेकर नई डिटेल सामने आ रही है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? चलिए हिमांशु से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं। एक समय में देश का नायक रहा ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, जिसे देखकर न जाने कितनी आंखों ने कुश्ती लड़ने के सपने देखे होंगे, ओलंपिक हासिल करने का सपना होगा। उन सपनों पर यह तस्वीर कितनी बड़ी चोट करती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सुशील कुमार का हत्या के आरोप में फंसना, गंभीर आरोप मृतक के परिजनों ने उन पर लगाए हैं। और अब ये जो तस्वीर सामने आई है, गैंगस्टर कनेक्शन, लगातार पुलिस की पूछताछ में एक के बाद एक परत दर परत के खुलासे हो रहे हैं। हिमांशु जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या डिटेल्स और सामने आई हैं? देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर जो ये गैंगस्टर जो है दिल्ली की, ये इनकी एक तरीका है, एक मॉडस ऑपरेंडी है। ये सोशल मीडिया अपना पूरा मैनेज करते हैं और बाकायदा इनकी एक टीम बनी हुई है। भले ही जेल में, जैसे नीरज भवाना जेल में, लेकिन उसका पूरा सोशल मीडिया मैनेज होता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके वीडियोज बना लिए जाते हैं। पुलिस कस्टडी में जब वो होता है तो दूर से उनके, जब कोर्ट में पेशी है तो वो वीडियोज बना लेते हैं, उसको वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। और ये 2018 की फोटो बता रहे हैं जो ये सोशल मीडिया पे डाली गई है। पुलिस जब इस मामले की जांच शुरू की, 4 और 5 मई की रात क्या हुआ था छत्रसाल स्टेडियम में, तो वहां पर जो मौका वारदात पे पुलिस को सबूत मिले थे, वहीं से पुलिस आगे बढ़ी। सबसे पहले सोनू महाल घायल हुआ था जो सागर के साथ था। सोनू महाल का नाम आया तो पुलिस चौकन्नी हो गई, क्योंकि सोनू महाल काला जठेड़ी का भांजा है। तो पुलिस को लगा कि आखिर पहलवानों के साथ क्रिमिनल क्यों। और उसके बाद फिर आगे जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ी तो जो गाड़ियां मिली थी उसमें से पुलिस को हथियार मिले। और उसके बाद ये पता लगा ये गाड़ियां तो नीरज भवाना गैंग को बिलोंग करती है, जो ब्रेजा और स्कॉर्पियो मिली है। और उसके बाद 4 लोगों की परसों 25 मई की देर रात कंझावला इलाके से गिरफ्तारी हुई, जो काला असौंदा और नीरज भवाना के लिए काम करते थे। अब ये पूरा जो है, अब पुलिस पूरे केस की एक री इन्वेस्टिगेशन नजर बनाए रखिए। आपसे अपडेट्स तमाम लेते रहेंगे हिमांशु, क्योंकि इस केस में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बैंक घोटाले में फरार कारोबारी मेहुल चौकसी को, जिन्हें भारत लाकर इंसाफ का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। चौकसी पहले एंटीगुआ में छिप रहा था, लेकिन सख्ती बढ़ने के बाद वो डोमिनिका फरार हो गया और अब वहां से उसे गिरफ्तार करके भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। एंटीगुआ सरकार के सूत्रों के हवाले से चौकसी डोमिनिका का नागरिक नहीं है, ऐसे में उसे भारत को सौंपा जा सकता है। एंटीगुआ की सरकार पहले ही डोमिनिका से चौकसी को प्रत्यर्पित करने की अपील कर चुकी है। जनवरी 2018 में 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले में चौकसी देश छोड़कर फरार हो गया था। Answer to that is yes, and you're correct. Chokshi was found in Dominica today, and there has been collaboration between the Antiguan and Dominican governments to make sure that Mr. Chokshi is actually deported directly to India. We have specifically asked law enforcement in Dominica not to return him to Antigua because he has legal and constitutional protections here. So we have asked him to ensure that he's deported directly to India. So there's been collaboration taking place between the Antiguan and Dominican governments, and we have also notified the Indian High Commissioner so that India law enforcement could make the necessary arrangements to collect their citizen. दिल्ली में कोरोना की लहर थम नहीं रही है, लेकिन दिल्ली पर ब्लैक फंगस नए खतरे के रूप में तेजी से सामने आ रहा है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों के साथ समस्या ये हो रही है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भी कमी है।
दिल्ली ने तो कोरोना को काबू में कर लिया, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने नए खतरे के रूप में सिर उठा लिया है। दिल्ली के ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कल तक मरीजों की संख्या 620 तक पहुंच गई। लेकिन इन मरीजों के साथ समस्या ये हो रही है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भारी कमी है। 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफी दिक्कत आ रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर रोज शाम 4 बजे तक मरीजों का डेटा उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि एम्फोटेरिसिन बी की मांग और आपूर्ति का अंदाजा मिल सके। ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा एलोकेट करती है, और उस कोटे के हिसाब से दिल्ली को जो कोटा मिल रहा है वो दिल्ली में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, और उसकी दवाई की बहुत बड़ी किल्लत है। हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इंजेक्शन दिए। एक पेशेंट को 6 लगते हैं। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, लेकिन दिल्ली में अब एक और खतरा फिर से सिर उठा रहा है, और वो है डेंगू का खतरा। एमसीडी की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में डेंगू के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। डेंगू के मामलों ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में जनवरी से लेकर मई के बीच पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक दिल्ली में डेंगू के 25 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में साल 2013 में 1 जनवरी से 26 मई के बीच डेंगू के 7 मामले सामने आए थे। 2014 में 3, 2015 में 9, 2016 में 8, 2017 में 19 और 2018 में 15 और साल 2020 में 18 मामले दर्ज किए गए थे। डेंगू के साथ चिकनगुनिया और मलेरिया ने भी दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली में मलेरिया और 4 चिकनगुनिया के मामले भी दर्ज किए गए हैं, यानी दिल्ली में एक साथ बीमारियों ने हमला बोल दिया है। जरूरत है कि लोग सावधान और सुरक्षित रहें। पंकज जैन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच मुद्दा गर्मा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ व्हाट्सएप ने शिकायत दर्ज करवाई है और कहा कि भारत सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर सकती। नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच सोशल सियापा बढ़ गया है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बता दिया है कि वो क्यों नई गाइडलाइंस लागू नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ शिकायत में व्हाट्सएप ने तर्क दिए हैं कि नए नियम भारत के संविधान में निजता के अधिकार का उल्लंघन है। नए नियम के मुताबिक सरकार जब भी सोशल मीडिया कंपनियों से यूजर्स की जानकारी मांगेगी तो उन्हें उनकी पहचान बतानी होगी। कंपनी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, और अगर नए नियम लागू हुए तो उन्हें यूजर्स की जानकारी सरकार के साथ शेयर करने के लिए मैसेज इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, क्योंकि नियमों में यह नहीं बताया गया है कि किसी कंटेंट को ट्रेस करने का आधार क्या होगा। व्हाट्सएप ने इन तर्कों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू करने से रोकने के लिए भी मांग की गई है। New rules will adversely impact the privacy and security of our communications, especially on encrypted platforms like WhatsApp and Signal. This is the first time that such a provision, a traceability provision, is introduced in the law in any country across the world. व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि नए नियमों से किसी भी सोशल मीडिया यूजर की जानकारी गुप्त नहीं रह सकेगी। व्हाट्सएप के तर्कों की आड़ लेकर विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। तकनीकी अगर रीढ़ की हड्डी है निजता की, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है।
अगर आप उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं, किसी सरकार को, इस सरकार ने तो हद कर दी है, लेकिन आप किसी सरकार को ऐसा पावर दे देंगे तो निजता क्या रहेगी? अगर आप इन आदेशों के आधार पर यह कहेंगे कि तुम बताओ मुझे फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम, या मैं कहता हूं कि देश की सुरक्षा, अक्षुण्णता या विदेशी रिश्तों में आघात है, इसलिए इस आदमी को रोक दो, इसको ब्लॉक कर दो, और मेरा आदेश नहीं मानोगे तुम तो मैं एक्ट के अंदर की सुरक्षा चक्र हटा देता हूं तुम्हारे से, तो फिर क्या रह गया निजता का? महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल छात्रों की परीक्षाएं 10 जून से 30 जून के बीच कराने का फैसला किया। परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। महाराष्ट्र में मेडिकल परीक्षाएं ऑफलाइन करवाए जाने का छात्र विरोध कर रहे हैं। कई छात्रों ने इसका विरोध करते हुए अपने घरों से वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किए हैं। इनमें से कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। राजस्थान के जैसलमेर का एक छात्र तो वीडियो बनाने के दौरान हाफ रहा था। अस्पताल में कोरोना के इलाज के बाद उसे अभी छुट्टी मिली है, पर उसकी हालत ऐसी कतई नहीं है कि वो परीक्षा देने के लिए महाराष्ट्र आ पाए। इधर से इतना ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ से महाराष्ट्र जाने के काबिल नहीं हूँ अभी तक, और नहीं हमारे यहाँ का ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट का इतना दिक्कत आ रहा है कि पूरा एरिया ही मेरा रिमोट एरिया के अंदर है। जैसलमेर में इतनी दिक्कत आ रही है कि मैं महाराष्ट्र में वहाँ तक जाने के अभी तक पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ, और बीच में तबीयत खराब हो गई तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। कोरोना की वजह से मेडिकल छात्रों की डेडलाइन 3 बार बढ़ चुकी है। सरकार ने इस बार फैसला कर लिया है कि 10 जून से 30 जून के बीच परीक्षाएं करवाई ही जाएंगी। लेकिन काफी छात्र इस फैसले का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि जब छात्र एग्जाम देने के लिए वापस आकर हॉस्टल में रुकेंगे तो भला सोशल डिस्टेंसिंग कहां संभव हो पाएगी। संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए पहले छात्रों को वैक्सीन लगाई जाए, फिर परीक्षा के लिए बुलाया जाए। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा क्रिएट हो रहा है, क्यों ऐसा वन साइडेड स्टोरी बन रहा है जहां इंजीनियरिंग और दूसरे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स को सीधा सीधा इग्नोर किया जा रहा है। क्यों ऐसा कुछ? हमारे मिनिस्टर अमित देशमुख सर का ये मानना है कि अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो, भविष्य में आप लोग पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे अगर आप अभी फिजिकली जाने से कतरा रहे हो। सर, उस वक्त हमको वैक्सीनेशन लग चुकी हुई होगी, इस वक्त हमें वैक्सीन नहीं लगी हुई है। हम ये भी तो डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप हमारा वैक्सीनेशन करवा दो तो हम तो ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, कोई टेंशन ही नहीं, फिर कोई बात ही नहीं। 10 जून से 30 जून के बीच होने वाली परीक्षा में महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। एक तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लेना ये प्रोसीजर में नहीं बैठता है, इसलिए स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्जाम्स की ही तैयारी करनी चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के सामने कई मुश्किलें हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल इस अभियान में बढ़ती जा रही है, लापरवाही के तौर पर सामने आई। उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को वैक्सीन का कॉकटेल दे दिया गया, यानी पहला डोज कोविशील्ड का, दूसरा डोज कोवैक्सीन का। इस लापरवाही का शिकार हुए लोग अपनी सेहत को लेकर डरे हुए हैं। वैक्सीन के कॉकटेल का गंभीर मामला। पहली डोज कोविशील्ड की लगाई, दूसरी डोज कोवैक्सीन की। यूपी के सिद्धार्थ नगर में बड़ी लापरवाही। एक तो देश में वैक्सीन की किल्लत, ऊपर से लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर कई तरह के भ्रम, और अब ऐसी लापरवाही जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरे देश में जारी टीकाकरण उत्सव के बीच यूपी के सिद्धार्थ नगर में भयंकर खिलवाड़ का मामला सामने आया है। औदही कला के राम सूरत को दिन रात अपनी सेहत की चिंता सता रही है। दरअसल राम सूरत को 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज दे दी गई है। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली कब लगी थी आपको? पहली लगी पहले 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। सुना आपने, देश में अपने किस्म का ये अनोखा मामला है।
जहां किसी शख्स को पहले कोविशील्ड लगा दी गई और फिर जब दूसरे डोज की बारी आई तो उसे कोवैक्सीन यानी अलग कंपनी की वैक्सीन लगा दी गई। ये लापरवाही अकेले राम सूरत के साथ ही नहीं हुई है। कुल 20 लोगों को 2 अलग अलग किस्म की वैक्सीन लगा दी गई। इन सभी की सेहत अब तक ठीक है, लेकिन सेहत को लेकर दहशत बनी हुई है। इन लोगों ने कोवैक्सीन लगा दिया, लगाना चाहिए, ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। राम सूरत की माने तो टीकाकरण केंद्र आशा कार्यकर्ताओं के हवाले थे, जिन्होंने वैक्सीन लगाते समय पहली डोज का सर्टिफिकेट तक नहीं देखा और जिन्हें कोविशील्ड लगी थी उन्हें भी कोवैक्सीन लगा दी। लापरवाही का आलम यहाँ तक ही नहीं थमा। 14 मई को इस चूक का पता चला। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने इन 20 लोगों की सेहत का हाल जानने की भी जहमत नहीं उठाई। ये चूक इस वजह से बड़ी है क्योंकि सरकार की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर साफ निर्देश है। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज एक ही कंपनी की लगी थी। कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर 84 दिनों का होगा। वहीं कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर 4 से 6 हफ्ते रखा गया है। दोनों वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। ये सब कुछ जानते हुए भी आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? सिद्धार्थनगर के सीएमओ का जवाब सुनिए। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। सीएमओ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों का हाल पूछा है जिन्हें कॉकटेल वैक्सीन लगाई गई है, जबकि लोग इससे इनकार कर रहे हैं। इस बीच इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 20 ग्रामीणों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का अलग अलग टीका लगाया जाना भाजपा सरकार की लापरवाही का निकृष्ट उदाहरण है। इससे प्रभावित लोगों को डॉक्टरी निगरानी में रखा जाए। इस तरह के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर किसका चित्र होगा? वैक्सीन में कॉकटेल डोज का ये मामला सियासी तूल पकड़ सकता है। आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं। कोरोना के इंतजामों का जायजा ले रहे सीएम योगी से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। मजहर आजाद, सिद्धार्थनगर, आज तक। तो इस तरह का मामला जहां पर 2 अलग अलग तरीके की वैक्सीन लोगों को दे दी गई, ऐसी गफलत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीन ही नहीं, आंकड़े वो दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है। हम इस रफ्तार को सुस्त क्यों कह रहे हैं ये आपको हम इन डिटेल्स में बताते हैं। कोरोना से अगर देश को बचाना है तो डॉक्टर्स के मुताबिक हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी होगी। इस वक्त वैक्सीनेशन की रफ्तार रोजाना 20 लाख डोज है। अगर इस लक्ष्य को दिसंबर 2021 यानी साल के आखिर तक हासिल करना है तो रोजाना कम से कम 70 लाख लोगों को वैक्सीन के डोज देने होंगे, जिस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। और यही रफ्तार रही तो पूरे देश को वैक्सीनेट करने में 3.5 साल तक लग सकते हैं। वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार की बजाय देश में उत्पादन और जरूरत के बीच एक बड़ा फासला है। देश में वैक्सीन बना रही 2 कंपनियां हर महीने 8.5 करोड़ डोजेस बना रही हैं। इनमें कोविशील्ड बना रही है सेरम इंस्टीट्यूट 6.5 करोड़ डोज, जबकि भारत बायोटेक हर महीने 2 करोड़ डोज बना रही है। इस हिसाब से हर दिन लगभग 28.5 लाख डोज देश में बन रही है, जबकि जरूरत 70 लाख डोजेस की है। एक बड़ा फासला है डोजेस लगाने और डोजेस के उत्पादन के बीच। सेरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक दोनों अपनी ओर से डोजेस बना रही हैं, लेकिन ये भारत की आबादी के हिसाब से कम पड़ रही हैं। भारत बायोटेक 2 करोड़ डोज
रोजाना बनाती है। माफ कीजिएगा, 28.5 लाख डोज प्रतिदिन बनाई जाती है, जबकि हर महीने 8.5 करोड़ डोज वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वालों से कहीं बड़ी तादाद उन लोगों की है जो हर हाल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन 18+ के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने के बाद पूरा अभियान थम गया है। कई राज्यों ने वैक्सीन हासिल करने के लिए ग्लोबल टेंडर्स जारी किए, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ, आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। दरअसल महाराष्ट्र को अब तक किसी वैक्सीन निर्माता कंपनी का जवाब ही नहीं मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो टेंडर की तारीख 31 मई तक रखी गई है, लेकिन उसे भी किसी निर्माता कंपनी का जवाब ही नहीं आया। उत्तराखंड को ले लें तो वहां पर आखिरी तारीख बढ़ानी पड़ी। वहीं दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना को मॉडर्ना ने यह कहते हुए वैक्सीन देने से इनकार कर दिया कि वो सीधे केंद्र से संपर्क करेंगे, उन्हीं से डील करेंगे। तमिलनाडु ने जहां 4 जून की तारीख रखी है, वहीं कर्नाटक को आखिरी तारीख बीत जाने के बाद भी किसी कंपनी का जवाब नहीं आया है। कुल मिलाकर नतीजा कुछ नहीं निकला है। कई राज्यों में 18+ का वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका विशेषज्ञों को नजर आ रहा है, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देना। लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए, और हकीकत ये है कि जितनी वैक्सीन डोज थी वो खत्म होने को आ गई। जहां तक हम कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो उसकी उत्पत्ति 3 कारणों में देखी जा सकती है। पहला, एक तरफ जहां पॉलिसी लेवल पर प्रायोरिटाइजेशन के लिए काफी ध्यान दिया गया, लेकिन प्रोक्योरमेंट के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात आती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रहे थे वो ओवर एस्टिमेट था और उसको जैसा का तैसा मान लिया गया, जबकि हम यह भूल गए कि भारत जैसे बड़े देश के लिए 2 मैन्युफैक्चरर्स काफी नहीं हो सकते। और तीसरी बात है, डिमांड को अंडर एस्टिमेट किया गया, और हम जानते हैं कि देश में काफी ज्यादा वैक्सीन की डिमांड है। फिर बात आती है कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहली जरूरत है कि आने वाले समय में जो भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसका एक रियलिस्टिक आकलन किया जाए, और उस आकलन के आधार पर जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको उस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाए। देश में जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेंगी कहां से, और वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन जब केंद्र की सलाह पर राज्यों ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर निकाले तो मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों ने कह दिया कि वो सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगी। सवाल ये उठा कि क्या ये बात केंद्र सरकार को पहले से मालूम नहीं थी? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता, और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। सवाल उठे तो केंद्र सरकार ने खुलासा कर दिया कि मॉडर्ना और फाइजर से वैक्सीन को लेकर डील चल रही। मॉडर्ना ने केंद्र सरकार को बता दिया कि वो साल 2021 में 5 करोड़ डोज देने को तैयार है, जबकि फाइजर के साथ भी अक्टूबर तक 5 करोड़ वैक्सीन डोज की डील हो रही है। लेकिन इन कंपनियों ने साफ कर दिया कि वैक्सीन की पेमेंट भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए। फाइजर हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको 2 तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना most of the time their orders books is already full, so it is depending on their surplus how much they can provide to India. They will come back to government of India and will ensure and facilitate कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। वैक्सीन को लेकर जो नीति अपनाई गई उसमें खामियों का ही नतीजा है कि देश में वैक्सीन की इतनी कमी हो चुकी है कि नए वैक्सीनेशन सेंटर खुलना तो दूर, पुराने वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं। विरोधाभास ये है कि सरकार सबको वैक्सीन लगाने की सलाह दे रही है, जबकि लोगों को देने के लिए वैक्सीन ही नहीं है।
तो एक तरफ तो वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, ऊपर से लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। क्या है उनकी दलील, रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई, यूपी के मुख्यमंत्री ने भी वैक्सीन लगवाई। अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश को ये संदेश देने के लिए कि कोरोना से जंग कड़ाई के साथ साथ दवाई से ही मिलेगी। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। लोगों में भरोसा जगाने की इस कोशिश के बावजूद अब भी वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है और अफवाहें भी फैली है। इसी भ्रम में अलीगढ़ के कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुक्ति धाम में काम करने वाले लोग, जिन पर संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, वो भी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। उनकी दलील सुनिए। नहीं, हमें लगवानी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने कई बार देखा है कि जब लगाते हैं ना वैक्सीन, लगाने के बाद में बोलते हैं कि करीबन आधा घंटा रुकेंगे। आधा घंटा रुकने के बाद ये देखेंगे कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, तो ये रीज़न है। तो उसमें अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो वैसे भी इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चली थी कि ऑक्सीजन की, तो साइड इफेक्ट हुआ तो तुरंत इलाज होगा उसका। हालांकि देवेंद्र मानते हैं कि वैक्सीन फायदेमंद है, लेकिन ना तो वो उसे खुद लगवाना चाहते हैं और ना ही अपने परिवार को। कुछ ऐसी ही दलील उनके साथ काम करने वाले अवधेश की भी है। हम समाज सेवा पे हैं, जब तक ऊपर वाले ने नहीं लिखी यानी मौत, हमें कोई मानने वाला नहीं है। तो कोविड की वैक्सीन लगवाना क्यों नहीं चाहते आप? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं है हमें। पूरे शहर में ऐसी ही बेतुकी दलीलों की वजह से लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। उनके लिए करोड़ों लोगों का सुरक्षित रहना मायने नहीं रखता। बस एक ही दलील को लेकर बैठे हैं कि वैक्सीन लगवाने वालों की भी मौत क्यों हो रही है। तो तुमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? नहीं लगवाई। क्यों? भरोसा ही नहीं है उस पर। क्यों वैक्सीन पे भरोसा क्यों नहीं है? वो तो डॉक्टरों ने दवा उसमें जो है भरी हुई है, तो भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद भी तो आदमी मर रहे हैं, ये भी तो देखो। वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या भरोसा है कि आदमी जिंदा बचे? तो आप वैक्सीन में भरोसा नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। दलीलों से कोरोना के खिलाफ न केवल जंग कमजोर पड़ सकती है, बल्कि ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। लोग कैसी कैसी अफवाहों की चपेट में हैं, आप भी सुनिए। ठीक है, मगर रास्ते में घपलेबाजी बहुत चल रही है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ब्लैक में बेच रहे हैं, बदला बदली हो रही है, किस पे यकीन करें? अफवाहों और भ्रम के जाल में फंसे इन लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। वैसे भी वैज्ञानिक बता चुके हैं कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं है। दोनों डोज लेकर भी जब कोरोना होता है तो उसे ब्रेक थ्रू कैसे कहा जाता है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के मामले में दर्ज ब्रेक थ्रू के केस की बात करें तो कोवैक्सीन का 0.04% यानी 1000 लोगों में 4 को, जबकि कोविशील्ड के केस में 0.03% यानी 1000 लोगों में 3 को फिर से कोरोना होने का खतरा रहता है। वहीं गंगाराम अस्पताल के आंकड़े को देखें तो यहां 600 डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स में से 35 लोग ब्रेक थ्रू केस यानी कि दोबारा कोरोना की चपेट में आए। इनमें से महज 6 डॉक्टरों को आईसीयू में भर्ती किया गया, वो भी कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे। ऐसे में मौत के महज कुछ मामलों को गिनकर वैक्सीन पर सवाल उठाना जायज नहीं है। फिर भी ये भ्रम है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैक्सीन लगवाई? नहीं। क्यों? वैक्सीन लगाने वाले भी कोरोना हो रहा है, और जो कोरोना जब हो रहा है, जब वैक्सीन लगने के बाद में आदमी मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इस वैक्सीन से फायदा क्या है? हमें क्या मालूम है ये वैक्सीन सही है या गलत है, कोरोना है या नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना के मामले सिर्फ हिंदुस्तान में सामने नहीं आए।
दुनिया के कई देशों में ब्रेक थ्रू केस दर्ज किए गए हैं। उनमें से एक अमेरिका भी है, जो अपनी आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाकर मास्क से छूट दे रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि भ्रम के आधार पर फैली अफवाहों को दूर किया जाए। मास्क और सामाजिक दूरी के अलावा वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा हथियार है। शिवम सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांव में जहां के स्वास्थ्य केंद्रों का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की जगह उपले और डॉक्टर्स की जगह टेंट का सामान मिलेगा। आज तक की टीम जब इन गांवों में पहुंची तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों की ये दुर्दशा है। दवाइयों की जगह स्वास्थ्य केंद्रों में उपले भरे पड़े हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं, टेंट का सामान भरा है। इन स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार बताएगी गांव वाले इलाज कराने कहां जाएं? आज तक गांव में पड़ताल कर रहा है, सच देश को दिखा रहा है। अब तो गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दे दो सीएम साहब। कोरोना ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि शहर के शहर, गांव के गांव और राज्य के राज्य दहल गए। धीरे धीरे देश कोरोना के इस भयंकर काल से उबर रहा है, लेकिन गांव की हालत आज भी बहुत खराब है। इलाज के नाम पर नील बटे सन्नाटा है और गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी भयानक है। आज तक की टीम मध्य प्रदेश के गांव में पड़ताल के लिए निकली। उसके बाद जो कड़वा सच सामने आया, यकीन मानिए आप इन स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्दशा देखकर हैरान रह जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र में गद्दे रखे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में कढ़ाई रखी है, स्वास्थ्य केंद्र में टेंट का सामान पड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र में लकड़ियां पड़ी हैं। ये है मध्य प्रदेश के राजगढ़ का दौलाज गांव। हमें यहाँ शिकायत मिली थी कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हमने फौरन दौलाज गांव का रुख किया और जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर ब्लॉक के दौलाज गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो बेहद दूर दराज के इलाकों में, वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर खिलचीपुर ब्लॉक में। यहाँ दौलाज गांव का एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे हम मौजूद हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र कम और किसी टेंट हाउस का स्टोर रूम ज्यादा बना हुआ है। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जब से ये स्वास्थ्य केंद्र दौलाज बना है, गांव वालों का आरोप है कि तब से ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। अभी की तस्वीर अगर आप देखें तो अंदर गद्दे, तकिए और टेंट का जो सामान है टेंट हाउस का, वो अंदर भरा हुआ है इस स्वास्थ्य केंद्र में। हॉस्पिटल अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। हमने प्रशासन को बहुत बार यहाँ पे अवगत कराया इस बारे में, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर। हम लोग सबसे बोलते हैं कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कैसी है, तो हम भी सब लोग यहाँ जो शिक्षित लोग हैं वो भी बोलते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सर बहुत बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, यहाँ पे नहीं कुछ दवाई गोली नहीं मिलती। हाँ, झालावाड़ या फिर राजगढ़ जाना पड़ता है। गांव वाले ये भी कहते हैं कि छोटे मोटे इलाज के लिए भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र 7 किलोमीटर दूर खिलचीपुर में है, लेकिन दौलाज राजगढ़ का इकलौता गांव नहीं है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही चीख चीख कर गदियामेर गांव भी दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव तक पहुंचना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। कच्ची सड़कें, उबड़ खाबड़ रास्ते, फिर भी हम सच दिखाने के लिए गदियामेर गांव पहुंच गए। यहां भी हमने देखा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है और बाहर खेती का सामान रखा हुआ है। तो मेरे ठीक पीछे ये बना हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र है गादियामेर का। यहाँ तक पहुंचने में हम आपको बता दें, मुख्य मार्ग से यहाँ तक पहुंचना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। इस गांव तक पहुंचने का जो इकलौता मार्ग है वो भी पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ है, पथरीला है। सड़क जो है वो बाहर मुख्य मार्ग तक तो डामरीकृत है, लेकिन उसके बाद जब इस गांव के लिए आप मुड़ेंगे तो वहां से लेके गांव तक पहुंचना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए आप, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है
गादिया मेर का, ये पूरी तरीके से बदहाल